इस मूवी की कहानी कनाडा में रहने वाले पाई पटेल से शुरू होती है। पाई के घर पर एक राइटर होता है जो कि पिछले 2 साल से एक अच्छी कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, पर उसको कुछ यूनिक लिखने को नहीं मिल रहा है। इस राइटर को पाई के अंकल ने पाई से मिलने के लिए भेजा है, क्योंकि पाई के पास उसकी लाइफ से जुड़ा एक किस्सा है जो कि काफी यूनिक होने के साथ साथ भगवान पर यकीन भी करवा देता है। पाई राइटर को उस किस्से से पहले अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसका पूरा नाम पिसीन मॉलिटर पटेल था, जो कि उसके अंकल ने फ्रांस के एक बड़े स्विमिंग पूल के नाम पर रखा था। कहता है पर ये नाम बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाया, क्योंकि उसके स्कूल में सब लोग उसको पिसीन की जगह पिसिंग कह कहकर छेड़ा करते थे, और एक दिन इन सबसे परेशान होकर उसने अपना नाम पाई रख लिया था। वो कहता है कि उसका बचपन इंडिया में पौंडीचेरी में बीता था, जिसे अब पुद्दुचेरी कहा जाता है, और उसकी फैमिली वहां पर एक जू चलाती थी। वो आगे बताता है कि वैसे तो वो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था और हिंदुइज्म ही फॉलो करता था, पर लगभग 12 साल के आसपास उसको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी इंटरेस्ट आने लगा था, और वो इन तीनों ही धर्मों को एक साथ मानने लगा था। पर ये बात उसके डैड को कभी समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो एक नास्तिक थे और धर्म को अंधकार बताते थे, पर उसकी मॉम एक धार्मिक थी और उसको हमेशा धार्मिक कामों में सपोर्ट करती थी। वो कहता है कि उसकी फैमिली में उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम रवि था, और एक दिन पाई और रवि जू में केयर टेकर सेल्वम के ना होने पर चुपके से अंदर आ जाते हैं और एक बंगाल टाइगर के पिंजड़े तक पहुंच जाते हैं। टाइगर को जिस हंटर ने पकड़ा था उसका नाम रिचर्ड पार्कर था, और उसने ही टाइगर को थर्स्टी नाम दिया था, पर जब इस टाइगर को जू में बेचा गया तो गलती से नाम एक्सचेंज हो गए थे। पाई यहाँ पर मीट का कुछ पीसेस अपने हाथ में लेता है और रिचर्ड पार्कर को अपने हाथ से मीट खिलाना चाहता है। रवि रिचर्ड पार्कर को अपनी तरफ आता देख पाई से पीछे हटने के लिए कहता है, पर पाई नहीं मानता है। ये देखकर रवि वहां से भाग जाता है। रिचर्ड पार्कर इसके बाद धीमे धीमे पाई के काफी करीब आ जाता है, पर तभी एकदम से पाई के डैड आकर उसको पीछे खींच लेते हैं। वो पाई को बहुत बुरी फटकार लगाते हैं और समझाते हैं कि जानवर हमारे दोस्त नहीं होते हैं, वो हमारी तरह नहीं सोच सकते। वो पाई को समझाने के लिए एक बकरी के बच्चे को रिचर्ड के पिंजड़े के बाहर बांध देते हैं, और थोड़ी ही देर में रिचर्ड आकर उसको बेरहमी से दबोच कर ले जाता है। ये देखकर पाई को जानवरों का बिहेवियर पता चलता है। अब टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पाई की मुलाकात आनंदी नाम की लड़की से होती है। पाई और आनंदी काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन इसी टाइम देश में इमरजेंसी का दौर आ जाता है और पॉलिटिकल उथल पुथल के चलते पाई की फैमिली को इंडिया छोड़कर जाना पड़ता है। पाई के डैड अपनी पूरी फैमिली को कनाडा ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जू हमारा नहीं है, पर ये जानवर हमारे हैं, और हम यहाँ से इन्हें ले जाकर बेचेंगे और सेटल हो जाएंगे। पाई इस डिसीजन से खुश नहीं होता है, पर अभी वो सिर्फ 16 साल का ही है और उसे अपनी फैमिली की बात माननी पड़ती है। शिप बोर्ड करने से पहले पाई आनंदी से आखिरी बार मिलता है और फिर अपनी फैमिली के साथ शिप में निकल जाता है। शिप में लगभग 4 दिन का सफर करने के बाद पाई की बीच रात आंख खुलती है और वो बाहर जाता है। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है और पाई को यहाँ काफी मजा आता है। वो यहाँ काफी डांस करता है, पर देखते ही देखते ये बारिश एक भयानक तूफान का रूप ले लेती है, और वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और ये जहाज डूबने लगता है। फैमिली के पास जाने लगता है, पर तूफान की वजह से वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसी बीच वहां शिप का एक क्रू मेंबर पाई को लाइफ बोट में धकेल देता है। पाई चिल्लाता रहता है कि उसे उसकी फैमिली को बचाना है और वो अकेले कहीं नहीं जाएगा, पर इतनी ही देर में एक ज़ेब्रा जो कि जहाज की छत पर होता है वो लाइफ बोट पर कूद जाता है, जिससे ये बोट समुद्र में गिर जाती है। ये बोट शिप से थोड़ी दूर चली गई होती है, पर तभी पाई को समुद्र में कोई चीज अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। पाई को लगता है कि शायद ये कोई इंसान है जो डूब रहा है, और वो बोट में से एक रस्सी फेंककर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, पर करीब आने पर मालूम चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि रिचर्ड पार्कर है। पाई बहुत कोशिश करता है कि रिचर्ड इस बोट तक ना पहुंच पाए, पर तेज बहाव की वजह से वो उस बोट पर चढ़ जाता है। पाई तुरंत अपनी बोट में से कूद जाता है, और तभी उसे पानी के अंदर वो पूरा जहाज दिखता है जो कि पानी में बुरी तरह समा चुका होता है, और उसे अपनी बोट पर वापस आना पड़ता है। पाई के वापस आने पर रिचर्ड बोट पर नहीं होता है। पाई यहाँ काफी जोर जोर से अपने अप्पा, अम्मा और रवि का नाम पुकारता है कि आज उसने एक ही झटके में अपना पूरा परिवार खो दिया है। समुद्र की लहरें और तूफानी बारिश बहुत तेज होती है, और पाई सपोर्ट के लिए बोट में से निकले एक लकड़ी के डंडे पर लटक जाता है और अपनी जान बचाता है। अब अगली सुबह होती है तो पाई बोट में आया हुआ सारा पानी बाहर फेंक रहा होता है, पर तभी उसे उस बोट पर हाइना दिखता है। दरअसल इस बोट का आधा हिस्सा कैनोपी की तरह बना होता है और हाइना उसी के अंदर छुपा हुआ था। पाई हाइना को देखकर तुरंत बोट के किनारे पर चला जाता है और उसे एक डंडे की मदद से अपनी तरफ आने से रोकने लगता है, तो हाइना दोबारा अंदर घुस जाता है।
पाई को थोड़ी देर में एक चिंपैंजी केलों के गत्ते के ऊपर बोट की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। पाई उसको डंडे की मदद से बोट के ऊपर ले आता है। इसके बाद रात में हाइना घायल ज़ेबरा को मार देता है। ये देखकर पाई को बहुत दुख होता है। पाई रात भर डर के मारे बोट के किनारे पर लटका रहता है और अगली सुबह एक ट्यूब और बाकी चीजों से पानी के ऊपर तैरने वाला एक बेड़ा बनाता है जिससे वो इस बोट से दूर रह सके। भी वो देखता है कि हाइना कैनोपी से बाहर निकल आया है और मरे हुए ज़ेबरा का मांस खाने लगता है, पर देखते ही देखते वो चिंपैंजी पर भी अटैक कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। ये देखकर पाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चाकू निकालकर हाइना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी अचानक से रिचर्ड पाकर उस कैनोपी से बाहर आता है और हाइना को दबोच लेता है। दरअसल सफर में निकलने से पहले जानवरों को नींद के इंजेक्शंस दिए गए थे और उसी वजह से जानवर बोट पर होते हुए भी मालूम नहीं चल पा रहे थे। रिचर्ड पार्कर को बोट पर देखकर पाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपना बेड़ा बोट के बाहर फेंककर बोट से कूद जाता है। पूरा एक दिन बेड़े पर बिताने के बाद उस बोट पर जाता है क्योंकि खाने पीने का सामान उस बोट पर ही होता है। पाई चुपके से खाने पीने का सामान निकालने लगता है, पर तभी रिचर्ड पाकर उस पर अटैक कर देता है और पाई बाल बाल बचता है। पाई का बेड़ा इस बोट से बंधा होता है। पाई काफी टाइम तक ऐसे ही रहता है, लेकिन पाई को मैप पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये बोट समुद्र में किस डायरेक्शन में है और वो यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता है। पाई ईश्वर से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा आगे क्या होगा, पर मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पाई को ये भी समझ में आ गया होता है कि वो ज्यादा दिनों तक इस बेड़े पर नहीं रह सकता है और उसे सबसे पहले तो बोट पर जाना होगा। पाई रिचर्ड पार्कर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर इसमें वो नाकामयाब रहता है और बोट से गिर पड़ता है। रिचर्ड पार्कर ने अब तक ज़ेब्रा, चिंपैंजी और हाइना को खा लिया होता है और वो भी अब धीरे धीरे भूखा हो रहा होता है और एक दिन वो बोट से मछली का शिकार करने के लिए कूद जाता है। रिचर्ड के हाथ मछली तो नहीं लगती, पर वो पाई की तरफ बढ़ने लगता है। पाई तुरंत अपनी जान बचाने के लिए बोट पर चढ़ जाता है और अपने बेड़े को बोट के ऊपर खींच लेता है। इससे हाइट ज्यादा होने की वजह से रिचर्ड पार्कर बोट पर नहीं आ पाता है, लेकिन रिचर्ड अब भी उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। पाई के हाथ में एक कुल्हाड़ी आती है और उससे वो रिचर्ड पार्कर को जान से मारना चाहता है, पर उसको रिचर्ड पर तरस आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। रिचर्ड पूरा दिन पानी में ही रहता है और रात में पाई अपना बेड़ा बोट के दूसरी तरफ फेंक कर एक साइड से पटरे के सहारे रिचर्ड को बोट के ऊपर चढ़ाने का रास्ता बनाता है और खुद बेड़े पर चला जाता है। पाई को समझ आ गया होता है कि अगर उसने रिचर्ड पार्कर का पेट नहीं भरा तो वो जल्दी उसको अपना शिकार बना लेगा। इसके अगले दिन पाई एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाता है और उसको कुल्हाड़ी से मार देता है, पर वो ऐसा करने के बाद बहुत रोता है क्योंकि पाई बचपन से एक वेजिटेरियन था और जीव हत्या को गलत मानता था। पाई उस मछली के आगे हाथ जोड़ता है और भगवान विष्णु को मछली के रूप में आने के लिए थैंक यू बोलता है। पाई इस मछली को रिचर्ड पार्कर को खिला देता है। इसके बाद एक दिन रात में एक बहुत बड़ी व्हेल पानी से निकलकर जंप लगाती है और इससे पाई की बेड़ा पूरी तरह से हिल जाता है और उसमें रखा खाने पीने का सारा सामान समुद्र में बह जाता है। पाई अब बोट पर जाने के लिए हेल्पलेस होता है। वो बोट पर कुछ खाने पीने का सामान देखने जाता है, तभी रिचर्ड पार्कर भी आ जाता है। पाई से तभी एक मछली टकराती है और वो उसे रिचर्ड की तरफ उसको खाने के लिए फेंकता है, पर रिचर्ड इससे पहले उसे खा पाता वो वहां से उड़ जाती है। दरअसल ये उड़ने वाली मछली होती है। अब दूसरी तरफ से मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड इनकी तरफ आने लगता है और इन छोटी मछलियों को खाने के चक्कर में एक बड़ी मछली भी बोट पर आ जाती है। यहाँ पर पाई और रिचर्ड दोनों ही उस बड़ी मछली को खाना चाहते हैं, पर पाई काफी ज्यादा आक्रामक हो जाता है जिसे रिचर्ड को वहां वो छोड़नी पड़ती है और वहां पर आई छोटी मछलियों से काम चलाना पड़ता है। पाई इस बड़ी मछली को लेकर अपने बेड़े पर आ जाता है और आज वो कच्चा मीट तक खा जाता है। इसके अगले दिन पाई डिसाइड करता है कि उसे अब कैसे भी करके रिचर्ड पार्कर को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक इस बेड़े पर नहीं रह सकता है और उसे बोट पर जाना ही होगा। पाई हिम्मत करके बोट पर चढ़ता है और रिचर्ड को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब भी रहता है। पाई के पास मीट के कुछ टुकड़े होते हैं, वो अपने डंडे में फंसाकर रिचर्ड को खिलाता है जिससे उसका रिचर्ड पर दबाव बना रहे। इसके कुछ दिन बाद समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। इस तूफान से पाई का बेड़ा पूरी तरह खराब हो जाता है और पाई और रिचर्ड दोनों की ही हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और इसके बाद जब पाई की आंख खुलती है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया होता है। पाई रिचर्ड पार्कर का सर अपनी गोद में रखकर उससे कहता है कि हम लोग मरने वाले हैं रिचर्ड, और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद जब पाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बोट किसी आइलैंड पर पहुंच गई है। पाई बोट को इस आइलैंड में बांध देता है और तुरंत उतरते ही आइलैंड पर जंगली सब्जियां खाना शुरू कर देता है। पाई इसके आगे बढ़ता है तो उसे नेबले की तरह दिखने वाले जीव मिलते हैं जिन्हें मियर कैट्स कहते हैं,
और ये यहाँ हजारों की तादाद में होते हैं। पाई को आगे एक तालाब दिखाई देता है और वो उसमें जाकर नहाने लगता है। तभी वो देखता है कि रिचर्ड पार्कर भी आइलैंड पर आ गया है और वो मियर कैट्स को खा रहा होता है। अब शाम होते ही सारे के सारे नेवले पेड़ पर चढ़ जाते हैं और रिचर्ड पार्कर बोट पर वापस भाग जाता है। पाई भी पेड़ के ऊपर होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ। पर तभी वो पेड़ के नीचे एक तालाब देखता है जिसमें सारी की सारी मछलियां मर गई होती हैं और उनकी बॉडी पानी में घुल रही होती है। यानी कि शाम होते ही यहाँ का पानी एसिडिक हो जाता है। पाई को अपने सर के ऊपर एक फल लगा दिखता है और पाई जब उस फल को खोलता है तो वो कोई फल नहीं होता है बल्कि उसके अंदर इंसान का दांत होता है। यानी कि कोई ऐसा शख्स था जो पहले इस आइलैंड पर फंस गया था और यहाँ सरवाइव नहीं कर पाया और यहीं पर मर गया था। पाई को समझ में आ जाता है कि यह आइलैंड ज्यादा दिनों तक रहने लायक नहीं है और वो अगले दिन बहुत सारी सब्जियां, पानी और मियर कैट्स को अपनी बोट पर रखता है ताकि वो और रिचर्ड पार्कर दोनों को खाना पीना मिलता रहे और इसके बाद रिचर्ड के साथ आगे बढ़ जाता है। अब काफी दिनों के बाद पाई की बोट मैक्सिको तक पहुंच जाती है। किनारे पर आकर पाई बहुत ही ज्यादा थका होता है तो गिर जाता है। तभी रिचर्ड पार्कर बोट से नीचे उतरता है और जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। रिचर्ड जंगल में घुसने से पहले रुकता है और पाई को लगता है कि वो एटलीस्ट उसकी तरफ एक बार मुड़कर देखेगा और थैंक यू बोलेगा, पर रिचर्ड बिना मुड़े ही वहां से अंदर चला जाता है। पाई को इस हालत में पड़ा देखकर बहुत लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, पर पाई बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में वापस आती है। पाई उस राइटर से कहता है कि मेरी इस जर्नी में भगवान हमेशा मेरे साथ था, क्योंकि उसने मेरे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें डाली, पर इनसे निकलने का रास्ता भी उसी ने दिया। चाहे वो रिचर्ड पार्कर को मेरे साथ बोट पर होना हो, तूफान के बाद एसिडिक आइलैंड पर जाना हो और ये भी दिखाना हो कि ये आइलैंड रुकने के लायक सेफ नहीं है, और शायद यही रीजन है कि जहाज में सवार सभी लोगों में सिर्फ मैं अकेला बच पाया। पाई कहता है कि रिचर्ड पार्कर हो या फिर हमसे जुड़ा कोई भी इंसान, सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब हम उससे आखिरी गुड बाय नहीं कह पाते हैं। मैं अपनी जिंदगी में किसी को भी ठीक से गुड बाय नहीं बोल सका, चाहे मेरा परिवार हो, नंदी हो या फिर रिचर्ड पार्कर, सब एकदम से चले गए और मैं सबका इंतजार करता रह गया। ये कहता है कि शिपिंग कंपनी ने अपने 2 लोग मेरे पास भेजे थे ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी को जहाज के डूबने की पूरी रिपोर्ट दे सके। वो कहता है कि जब मैंने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मैं एक बोट पर टाइगर के साथ 227 दिन तक था, या ऐसा कोई आइलैंड भी है जहां पानी एसिडिक हो जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ऐसा बताओ जिस पर हमें यकीन हो और इंश्योरेंस कंपनी भी यकीन कर ले। पाई कहता है कि उसने उनको एक दूसरी स्टोरी सुनाई जिसमें उसने सारे जानवरों को इंसानों से रिप्लेस कर दिया है और जिसमें लास्ट में सिर्फ वही बच पाता है। पर शिपिंग कंपनी को इनमें से कोई भी कहानी समझ नहीं आती है और वो वहां से चले जाते हैं। पाई इसके बाद राइटर से पूछता है कि तुम्हें कौन सी कहानी सही लगी, रिचर्ड पार्कर वाली या बिना रिचर्ड पार्कर वाली। राइटर कहता है कि रिचर्ड पार्कर वाली। तो पाई कहता है कि फिर तो ये कहानी भगवान पर विश्वास करने वाली है। इसके बाद पाई के घर पर उसकी वाइफ और 2 बच्चे आ जाते हैं, यानी कि पाई की स्टोरी में एक हैप्पी एंडिंग है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म होती है।